दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक और सीरीज़ लेके आए हैं पॉलिटी की। तो अच्छी लगे तो आप एंड तक ज़रूर देखिए, और जो भी आपने पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो उनको भी आप क्या करिए, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो 15 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसके आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो बात कर लेते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना हुई है 1964 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना हुई है 1964 में। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है तय नहीं है, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए क्या की जाती है, नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी जो अवधि होती है वो 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगी उसके द्वारा क्या की जाती है, इसकी अवधि होती है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष क्या होती है, इसकी अवधि होती है। जो इसका रिटायरमेंट की अवधि होती है वो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, इसे नियुक्त किया जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, जो ये कैग है ये है अनुच्छेद 148 में, 148 में कैग के बारे में उल्लेख है। और वर्तमान जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, वर्तमान के कैग है। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? तो पहला ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 92वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 93वां संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 94वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं, मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है लोकसभा में, वो 91वां संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित की जाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यसभा का उपसभापति, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या होता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो तब इनको कार्यवाहक के रूप में चुना जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, यह अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है, 124 में इसका वर्णन है। और अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वह है जस्टिस नाथू लापत्ती वेंकटम रमन। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये याद रखेंगे 48वें नंबर के हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है भाग 9, दूसरा ऑप्शन है भाग 10,
तीसरा ऑप्शन है भाग 11 और चौथा ऑप्शन है भाग 12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी भाग 11। भाग 11 में क्या है, संविधान के भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो पहला ऑप्शन है भारत के लिए इंग्लैंड का ऋण, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा भारत के लिए इंग्लैंड का ऋण, पहला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा देख लेते हैं, भारतीय जो संसद के दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल का जो समय होता है, प्रश्नकाल के जो समय का बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहलाता है, शून्यकाल। और जो यह शून्यकाल जो होता है वह होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच के मध्य के काल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कम से कम 1/3 बहुमत से, दूसरा ऑप्शन है कम से कम 2/3 बहुमत से, तीसरा ऑप्शन है सामान्य बहुमत से और चौथा ऑप्शन है कम से कम 3/4 बहुमत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी सामान्य बहुमत से। ठीक है, सामान्य बहुमत से होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोटिस पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? तो पहला ऑप्शन है इसका केंद्र सरकार 25% और राज्य सरकार 75%। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार 35% और राज्य सरकार 25%। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार 100% और चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार 100%। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी राज्य सरकार 100%। ठीक है, राज्य सरकार क्या है? 100% पे। चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय और चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब थोड़ा देख लेते हैं, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना हुई है 28 सितंबर 1993 को क्या हुई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखेंगे 28 सितंबर 1993 को। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। और वर्तमान जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, हाल ही में इनकी अब क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी, जस्टिस अरुण मिश्रा। याद रखेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। बीते 6 माह से क्या है, यह पद खाली है, रिक्त है, तो अब जाके इस पे पदभार यहाँ संभालेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है बम्बई, तीसरा ऑप्शन है मद्रास और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी मद्रास। मद्रास जो नगर निगम है वह क्या है? सबसे पुराना नगर निगम है और इसकी जो स्थापना हो रखी है वो हो रखी है 1687 ईस्वी में। याद रखेंगे ये क्या है? सबसे पुराना जो है नगर निगम है और इसकी स्थापना हुई है 1687 ईस्वी में। चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। सिलेटी भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? तो पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन है सिंधी, तीसरा ऑप्शन है बंगाली और चौथा ऑप्शन है उड़िया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी बंगाली। बंगाली इसका है राइट आंसर। जो सिलेटी भाषा है निम्नलिखित भाषाओं में से बंगाली की क्या है? बोली है। चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान मसौदा की जांच के लिए
निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? तो पहला ऑप्शन है सरदार बलवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जो भारतीय संविधान का जो मसौदा की जो जांच है उसकी समिति का जो अध्यक्ष है वो है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चलते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? तो पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक अधिकार है, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार है और चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं जो राज्य के जो नीति निर्देशक जो राज्य के नीति निर्देशक जो है वह है अनुच्छेद 39 में। ठीक है, इसका जो जिक्र है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का जो है जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है उसके बारे में जो नीति निर्देशक तत्व में है तो उसकी जो जिक्र किया गया है वो किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में। ठीक है, और भाग क्या है, भाग 4 में, भाग 4 और 39 में क्या किया गया है इसके लिए जिक्र किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है समान कार्य के लिए समान वेतन की वो लगाई है 26 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, याद रखेंगे 26 अक्टूबर 2016 को क्या किया गया है, अनुमति या मोहर लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलते हैं हमारे अगले और 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इस व्यवस्था में दूसरा ऑप्शन है इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है दोहरी संसदनात्मक व्यवस्था है और चौथा ऑप्शन है बहुमत दल का शासन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल क्या है, भारत के जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बन सकता है मतलब रह सकता है। अब थोड़ा देख लेते हैं जो राज्यपाल है, राज्यपाल का जो जिक्र है वो क्या है, अनुच्छेद 153 में 153 में क्या है राज्यपाल के लिए जिक्र है। अब जो है प्रत्येक राज्य के लिए क्या हो सकता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक एक राज्यपाल की व्यवस्था है और एक व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, 2 राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब दो राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। अब इसके बारे में जो जिक्र है अनुच्छेद 155 में क्या है, इसकी 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इतने सारे जो फैक्ट है आपको क्या करने, याद करने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।